नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अमरजीत यादव आपका स्वागत करता हूं श्री गुरु टेक्निकल में। दोस्तों, मैंने इलेक्ट्रीशियन एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के आधार पर पूरे कंप्लीट चैप्टर के कुल 35 पार्ट में क्वेश्चन तैयार किए हैं और प्रत्येक पार्ट में 30 क्वेश्चन हैं। दोस्तों, कोई भी टेक्निकल एग्जाम देने से पहले पूरे 35 पार्ट के क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में 80 से 90% क्वेश्चन आसानी से हल कर सकेंगे। दोस्तों, सारे पार्ट के क्वेश्चन बहुत से एग्जाम पैटर्न को देखते हुए तैयार किए गए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे और आगे की सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों पार्ट 3 है। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन। जो उपकरण विद्युत प्रवाह का पता लगाता है उसे कहते हैं ए वोल्ट मीटर, बी रियोस्टेट, सी वाट मीटर या डी गैल्वेनोमीटर। दोस्तों, जो उपकरण विद्युत प्रवाह का पता लगाता है उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं हर एग्जाम में। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्तों कई बार यूपीपीसीएल और यूपी आरबीएनएल में ये क्वेश्चन आया हुआ है। यूपीपीसीएल में तो 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। एक अणु और एक आयन में क्या अंतर है? अणु की तुलना में अधिक द्रव्यमान होता है, आयन उदासीन कण होते हैं जबकि अणु सदैव धनावेश होते हैं, या सी आयन हमेशा आवेशित कण होते हैं जबकि अणु पूर्ण रूप से उदासीन होते हैं, या आयन केवल तरल घोल में ही विद्यमान रहते हैं। दोस्तों, जो अणु होता है वो पूर्ण रूप से उदासीन होता है और आयन जो होते हैं आवेशित कण होते हैं। ये सी ऑप्शन इसका सही है। आयन हमेशा आवेशित कण होते हैं और जबकि अणु पूर्ण रूप से उदासीन होते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हर बार आता है ये। इसी टाइप के क्वेश्चन हमेशा रिपीट करते हैं एग्जाम में। दोस्तों, पूरे पार्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं सब रिपीटेड क्वेश्चन हमेशा रिपीट करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन। एमिशन का वह कौन सा प्रकार है जो किसी धातु को पर्याप्त तापमान में गर्म करता है ताकि इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर मेटल सरफेस को छोड़ सके? ए फील्ड एमिशन, बी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, सी थर्मियोनिक एमिशन या डी सेकेंडरी एमिशन। दोस्तों, एमिशन का वह कौन सा प्रकार है जिससे धातु पर्याप्त तापमान में गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर मेटल सरफेस छोड़ दे? वो होता है थर्मियोनिक एमिशन। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो लड़के हमेशा छोड़ देते हैं और हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट करता है। ये होता है थर्मियोनिक एमिशन। सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख ले दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन कॉटन कवर फ्लेक्सिबल हेतु रोधन का कार्य करता है? ए VIR, बी PVC, सी प्लास्टिक या डी एल्युमिनियम। दोस्तों, निम्न में से कौन कॉटन कवर फ्लेक्सिबल हेतु रोधन का कार्य करता है? वे करता है दोस्तों VIR। VIR का दोस्तों जो फुल फॉर्म होता है वेल्केनाइज्ड इंडिया रबड़ होता है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की गति का फार्मूला है V बराबर J/NE, V बराबर μE या सी दोनों या डी कोई नहीं। दोस्तों, परिपथ में जो इलेक्ट्रॉनों की गति होती है उसका फार्मूला होता है दोस्तों V बराबर J/NE और V बराबर μE, दोनों ही होता है। दोस्तों, इसमें सी ऑप्शन सही है। V बराबर J/NE और V बराबर μE। दोस्तों, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन की गति का फार्मूला है। दोस्तों, एकदम याद कर लीजिएगा, हमेशा रिपीट करेगा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एसआई प्रणाली द्वारा दिया गया थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए एसआई चिन्ह कौन सा है? बहुत इजी सवाल है। AM, BK, CS, DA। दोस्तों, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए एसआई चिन्ह जो होता है के होता है, केल्विन होती है। इस बी ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कंडक्टिविटी का मात्रक होता है। दोस्तों, कंडक्टिविटी मतलब चालकता। चालकता का मात्रक क्या होता है दोस्तों? मतलब कंडक्टिव मतलब विशिष्ट वाले। दोस्तों, कंडक्टिविटी मतलब विशिष्ट चालकता, और विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है दोस्तों? सीमेंस, सीमेंस पर मीटर, सीमेंस मीटर या सभी। दोस्तों, विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है महो पर मीटर, और महो को हम लोग सीमेंस भी कहते हैं, इसीलिए सीमेंस पर प्रति मीटर होगा। ये बी ऑप्शन है। दोस्तों, विशिष्ट चालकता की जो यूनिट होती है, कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है, सीमेंस पर मीटर होती है। बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ओम का नियम लागू होगा यदि तापमान स्थिर हो, चालकता स्थिर हो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ओम का नियम तभी लागू होगा जब तापमान भी स्थिर हो और चालकता भी स्थिर हो, यानी बी सी ऑप्शन इन दोनों में सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। बहुत इजी सवाल है। 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है, हरियाणा SSC में पूछा गया था दोस्तों ये क्वेश्चन। 1 मीटर बराबर होता है 1 वोल्ट एम्पियर के, 1 जूल एम्पियर के, 1 एम्पियर के, 1 जूल के। दोस्तों, 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 जूल के। हरियाणा SSC में आया था दोस्तों ये क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कई बार मेट्रो में आया, डीएमआरसी में, यूपी आर्बिनल में भी 2016 के पेपर में दोस्तों पूछा गया था। पीपीएम का फुल फॉर्म पार्ट पर मीटर, पार्ट पर मिलियन, प्रेशर पर मिनट या नन। दोस्तों इसका पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। दोस्तों याद कर लीजिएगा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉपर की तार जिसका व्यास अन्य कॉपर की तार की अपेक्षा दुगना है, करंट प्रवाहित करने की क्षमता होगी। दोस्तों ए 2 गुना 4 गुना कम हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, या डी 3 गुना हो जाएगी। दोस्तों एक कॉपर की तार है, उसका किसी अन्य कॉपर की तार के तुलना में व्यास जो है दोगुना है, तो करंट प्रवाहित करने की क्षमता होगी। दोस्तों जब एरिया दोगुना हो जा रहा है अन्य कॉपर के, तो प्रतिरोध कम हो जा रहा है। जब प्रतिरोध कम हो जा रहा है तो धारा अधिक प्रवाहित होगी दोस्तों, क्योंकि प्रतिरोध जो होता है दोस्तों धारा के मान में अवरोध उत्पन्न करता है। जब प्रतिरोध ही कम है तो धारा अधिक प्रवाहित होगा, और एरिया जब दुगुना कम है तो प्रतिरोध 4 गुना कम होता है, और जब प्रतिरोध 4 गुना तो धारा 4 गुना हो जाता है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों आप देख लीजिए दोस्तों, आर बराबर रो एल बाई ए, एरिया होता है ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। आर बराबर 2 लिख देंगे दोस्तों, तो 4 का 2 स्क्वायर बराबर 4, तो 4। दोस्तों चलिए यहाँ देखो, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आर बराबर रो एल बाई ए होता है, और ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें आर दोगुना हो जा रहा है 2 गुना, तो ए बराबर पाई आर का स्क्वायर हो जाए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, तो ए बराबर 4 आर हो जाए, 4 पाई हो जाएगा दोस्तों। तो ए जगह पे 4 पाई अगर लिख देंगे, 4 पाई मतलब 4 गुना प्रतिरोध घट रहा है, तो जब प्रतिरोध 4 गुना घट रहा है तो धारा 4 गुना बढ़ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस पे दोस्तों अच्छे से लिख के सॉल्व नहीं हो पाता, लेकिन समझ लीजिए, आप अच्छे से कर लीजिएगा दोस्तों, आप तो समझ ही गए होंगे। चलिए, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, हमेशा पूछता है दोस्तों, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ए 6.24 इंटू 10⁻18, बी 1.6 इंटू 10⁻−19, सी 1.6 इंटू 10⁻19, या डी 6.24 इंटू 10⁻−18। दोस्तों एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है एक कूलाम आवेश में, वो होती है 6.24 इंटू 10⁻18। ये दोस्तों इस तरह इस फार्मूले से लिख लेगा, Q बराबर IT और Q बराबर NE से ये लिख लेगा दोस्तों। इसको दोस्तों हम इस तरह कर देंगे, IT बराबर NE, क्योंकि दोनों Q है तो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो N बराबर IT बटे E कर लेंगे। एक कूलाम आवेश है, इस तरह करके हम लोग पूरा कर सकते हैं। I और T सब मान रख के इसको निकाल देंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं दोस्तों, ये सॉरी दोस्तों, ये Q बराबर बहुत ईजी है, Q बराबर NE है, तो हमको आवेश है एक कूलाम, हमको इसकी गति है तो 1/E से नीचे आ जाएगा। E का मान 1/6 होता है, 1/6 इंटू 10⁻−19 होता है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 6.24 इंटू 10⁻18 आएगा दोस्तों आंसर। आप इसको कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ईजी हमेशा पूछता है, इसको रट लीजिए दोस्तों, बहुत ईजी हमेशा आता रहता है ये दोस्तों कई बार पूछा है। LED बल्ब की ल्यूमेन दक्षता होती है, ए 60 ल्यूमेन पर वाट, बी 150 ल्यूमेन पर वाट, या सी 100 ल्यूमेन पर वाट, या डी 1000 ल्यूमेन पर वाट। दोस्तों LED बल्ब की जो ल्यूमेन दक्षता होती है वो होती है 150 ल्यूमेन पर वाट, यानी बी आंसर सही है दोस्तों। CFL की जो ल्यूमेन दक्षता होती है वो कितनी होती है, वो 60 ल्यूमेन पर वाट होती है दोस्तों। और दोस्तों जो उद्दीप लैम्प की ल्यूमेन दक्षता होती है वो 16 ल्यूमेन पर वाट होती है, और LED बल्ब की 150 ल्यूमेन पर वाट। दोस्तों आयु की बात करें तो LED की जो आयु होती है दोस्तों वो 30,000 घंटे होती है, CFL की दोस्तों जो होती है 10,000 घंटे, और जो उद्दीप्त बल्ब होती हैं उसकी होती है 1,000 घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक आदर्श वोल्टेज के लोड प्रतिरोध को बढ़ा दिया जाए तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा, बी घटेगा, सी स्थिर रहेगा, या डी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, ये DRDO में कई बार पूछा गया है, उत्पादन में पूछा गया। एक आदर्श वोल्टेज के लोड प्रतिरोध को बढ़ा दिया जाए तो टर्मिनल वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो वोल्टेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, केवल करंट पे इफेक्ट पड़ता है, मतलब धारा पे प्रभाव पड़ती है, वोल्टेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो एक आदर्श वोल्टेज सोर्स में अगर लोड प्रतिरोध को बढ़ा देंगे हम तो उस पर वह स्थिर रहेगा, टर्मिनल वोल्टेज स्थिर रहेगा, वोल्टेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। यदि 1000 वाट तापक का छोटा भाग काट दिया जाए तो शेष भाग का शक्ति निर्धारण 1000 वाट से कम हो जाएगा, 500 वाट ही रह जाएगा, 1000 वाट से अधिक रहेगा, अब परिमित परमहीन रहेगा। दोस्तों 1000 वाट का कोई हीटर है, उसका छोटा भाग अगर हम काट देंगे तो शेष भाग की जो शक्ति होती है दोस्तों 1000 वाट से बढ़ जाती है। आप जानते ही होंगे दोस्तों, ये फार्मूला है, बहुत ईजी फार्मूला है, P बराबर V²/R। अगर हम उसका थोड़ा छोटा भाग काट देंगे तो R का मान कम हो जाएगा, जब R का मान दोस्तों कम हो जाएगा तो वाटेज क्षमता बढ़ जाएगी, यानी P का मान शक्ति बढ़ जाएगी उसकी, तो इसलिए 1000 वाट से अधिक हो जाएगा। जब 1000 वाट तापक का छोटा भाग अगर हम काट देते हैं तो निर्धारित शेष भाग की शक्ति 1000 वाट से अधिक हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं? बहुत सी है, फ्री इलेक्ट्रॉन, बी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सी कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन या सभी। दोस्तों किसी परमाणु के बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थ में स्थिर चार्ज तरल पदार्थ की ऊपरी सतह होती है, पूरे तरल पदार्थ में स्थिर होती हैं कि तरल पदार्थ की तलीप होती है? कोई नहीं दोस्तों, तरल पदार्थ में जो स्थिर चार्ज होते हैं वो तरल पदार्थ के ऊपरी सतह पे होते हैं। ये ऑप्शन सही है, आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन 18 नंबर, प्रतिरोध तापमान गुणांक अधिकतम होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस या डी नन ऑफ दिस। दोस्तों प्रतिरोध तापमान गुणांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है। और दोस्तों अब कभी कभी पूछ लेता है कि प्रतिरोध तापमान गुणांक का यूनिट कितना होता है? इसका यूनिट होता है दोस्तों 1/डिग्री सेल्सियस, या इसको ये भी कह सकते हैं प्रति डिग्री सेल्सियस। दोस्तों प्रति डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक का यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रुकिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। जब पदार्थ डैश तो चालन घटित नहीं होता। दोस्तों इसमें खाली स्थान भरना है, एक ही तापमान में हो, वैक्यूम में रखे हो, पानी में डुबाया हो या चालक हवा में हो। देखिए दोस्तों जब पदार्थ एक ही तापमान में होते हैं तो कंडक्शन नहीं होता, यानी ए ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। हरियाणा SCC में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा की विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित के बराबर होती है? बहुत ही सवाल दोस्तों, 1 किलोवाट विद्युत घंटा विद्युत ऊर्जा की 860 किलो कैलोरी के बराबर होती है। सी ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। 1 किलोवाट घंटा जो होती है वो 860 किलो कैलोरी के बराबर होती है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर के नियम का प्रयोग क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? दोस्तों एम्पियर का नियम का प्रयोग जो है धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए की जाती है। ऑप्शन देखिए इसमें, जनरेटर में उत्पन्न की गई निर्धारित करने के लिए, ओवरहेड लाइन में धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए, विद्युत चुंबक की ध्रुवता निर्धारित करने के लिए, चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए। दोस्तों एम्पियर का जो नियम होता है वो ओवरहेड लाइन में धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए पूछी जाती है। चलिए दोस्तों, ऊर्जा की प्रैक्टिकल इकाई क्या है? किलोवाट, किलो वोल्ट एम्पियर, किलोवाट आवर, केवीआर या किलोवाट। दोस्तों ऊर्जा की जो प्रैक्टिकल इकाई होती है किलोवाट घंटा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम एक अधिक पावर वाले बल्ब का स्विच ऑफ करते हैं, यह अनुमान लगाते हैं कि प्रकाश धीरे धीरे मंद होता है, तो इसमें किस प्रकार की सप्लाई की गई है? AC, BDC, सी कोई नहीं, या डी में से कोई नहीं। दोस्तों हम एक अधिक पावर की कोई बल्ब है उसका स्विच ऑफ करते हैं तो कभी कभी प्रकाश देखिएगा प्रकाश बहुत धीरे धीरे उसमें मंद होगी, तुरंत खत्म बुत नहीं जाती, धीरे धीरे मंद होती। तो किस प्रकार की सप्लाई है वो? दोस्तों उस स्विच DC सप्लाई इसको होगी, जब इस तरह घटना घटेगा तो DC सप्लाई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब कॉपर व आयरन जंक्शन के थर्मोकपल को गर्म किया जाता है तब ठंडी सिरे से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? दोस्तों कॉपर से आयरन की तरफ बढ़ते हैं या आयरन से कॉपर की तरफ बढ़ते हैं, किसी धातु की तरह नहीं, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जब एक कॉपर व आयरन जंक्शन का थर्मोकपल को गर्म किया जाता है तो ठंडे सिरे से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कॉपर से आयरन की ओर बढ़ते हैं। याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही जी है और बहुत बार पूछा गया है। ये तो सिंपल है दोस्तों, G डैश, G डबल डैश तथा G ट्रिपल डैश चालकता के 3 तत्व हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो कुल चालकता का मान होगा। देखो दोस्तों चालकता जो होता है प्रतिरोध के विलोम होता है, तो इसका मान हो जाएगा G डैश प्लस G। आप जानते ही हैं दोस्तों G इक्विवेलेंट बराबर G1 प्लस G2 डैश डैश G n तक होगा पूरा। दोस्तों इस पर अच्छे से नहीं हो पा रहा है दोस्तों, लेकिन यही होगा इसका
आप अच्छे से कर लीजिएगा, ये प्रतिरोधकता को विलोम होता है, यही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर समांतर में जोड़ा गया तो दोस्तों ये बहुत ईजी सवाल है। यूरेका तार समांतर डैश प्रयोग की जाती है, इसमें की जाती है दोस्तों वाइंडिंग में, अर्थिंग में, स्टार्टर में या हीटर में। दोस्तों यूरेका तार जो है वो हमेशा स्टार्टर में प्रयोग की जाती है। और दोस्तों यूरेका का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है दोस्तों वो 0 होता है। और दोस्तों ये बहुत बार पूछा जाता है कि यूरेका का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है, तो ये 0 होता है। इसी टाइप ये हमेशा पूछते हैं इस तरह का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उपसाधनों के सिरे डैश बने होने चाहिए, तांबे से, जस्ते से, लोहे से, पीतल से। दोस्तों विद्युत उपसाधन के जो सिरे होते हैं वे हमेशा पीतल के बने होते हैं, वही काफ़ी बार पूछा है, बहुत ईजी है। दोस्तों यदि P शक्ति, R प्रतिरोध, V वोल्टेज, I धारा, G चालकता हो तब निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, मतलब गलत कथन बताना है दोस्तों। ये फार्मूला बेस्ड सवाल है दोस्तों, ये आप जानते हैं, P बराबर V²/R और P बराबर I²R, और दोस्तों R की जगह 1/G लिख करके 1/G से हम इसमें निकाल लेंगे। इस जो गलत है दोस्तों ये सही है, पहला सही है दोस्तों, दूसरा भी सही है, तीसरा दोस्तों गलत है। इसमें कौन सा आंसर सही होगा, ये तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से रेखीय अवयव नहीं है, आर एयर कोर इंडक्टर, आयरन कोर इंडक्टर या BC, मतलब दोस्तों रेखीय अवयव नहीं है, कौन सा रेखीय अवयव नहीं है, एयर कोर, आयरन कोर इंडक्टर, ये रेखीय अवयव नहीं है, C। चलिए नेक्स्ट, काफ़ी बार पूछा गया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त, कई बार पेपरों में आया हुआ है, हमेशा रिपीट करता है। इसमें सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं दोस्तों, अगर सारे वीडियो आप देख लेंगे तो 80 से 90% क्वेश्चन आप आराम से हल कर सकेंगे दोस्तों। 6 बैंड प्रतिरोध में चौथी पट्टी बताती है दोस्तों, 6 बैंड प्रतिरोध में जो चौथी पट्टी बताती है वो गुणक को बताती है, किसको बताती है दोस्तों, गुणक को। और दोस्तों 6 बैंड रेजिस्टर में अंतिम पट्टी किसको बताती है, प्रतिरोध ताप गुणांक को। ये हमेशा इस दोनों क्वेश्चन पूछता है, कभी पूछता है चौथी पट्टी किसको बताती है, कभी अंतिम पट्टी किसको बताती है, इस तरह बताती है दोस्तों। खत्म हो गया दोस्तों, एग्जाम का पैटर्न यही रहेगा दोस्तों। यदि आप सारे 35 पार्ट के वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा पूरे चैप्टर का दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको सारी वीडियो अब तक मिलती रहे, और दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।